Dear student, today we will discuss about the system theory in international politics. सिस्टम थियरी जो है वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है हम सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड चीज़ों का जो है अध्ययन करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए सिस्टम या व्यवस्था शब्द का जो सबसे पहले जो है या इसको बायोलॉजी के टर्म में सबसे पहले यूज किया गया था। अगर हम पॉलिटिक्स के टर्म में देखें तो बायोलॉजी के टर्म में सबसे पहले इसको लुडविग वान वर्ल्ड लैंफी ने इसको यूज किया था 1920 में। और अगर हम पॉलिटिक्स के टर्म में देखें तो पॉलिटिक्स के टर्म में इसको सबसे पहले जो यूज करने का श्रेय जाता है या यूज करने की जहां तक बात है, अगर सबसे पहले पॉलिटिक्स के उसमें एस्पेक्ट में अगर इसको सबसे पहले जो अगर किसी ने यूज किया था तो वह जो है डेविड ईस्टन है और आमंड जो है आमंड ने इसका प्रयोग सबसे किया था। ठीक, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशन के एरिया में सबसे पहले अगर सिस्टम थियरी को अगर किसी ने यूज किया था, किसी ने इसका प्रयोग किया था, तो वह जो था वह मार्टिन कैप्लान ने किया था। मार्टिन कैप्लान चूंकि इंटरनेशनल सिस्टम के सबसे बड़े एडवोकेट माने जाते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और इन्होंने सिस्टम थियरी के बेस पे या सिस्टम जो है अप्रोच के बेस पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने और समझाने का एक प्रयास किया है और बहुत कुछ हद तक ये सफल भी रहे हैं। इन्होंने इसके लिए कुछ एग्जम्पशन बताए थे, लेकिन आप यह देखिए कि यह जो अगर हम इसकी बात करें सिस्टम थियरी की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यह जो व्यवस्था है यह व्यवहारवाद के उदय के बाद या बिहेवियरिज्म के आने के बाद ही यह सिस्टम थ्योरी डेवलप हुई थी। क्योंकि यह जो है सिस्टम थ्योरी जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब यूज होती है तो इसमें यह माना जाता है कि इसमें जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो चीजें यूज हो रही हैं तो यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक चेंजिंग सिचुएशन के रूप में अज्यूम करता है, देखता है और यह मानता है कि परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसमें जो है लोगों की जो है सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से उनका व्यवहार या उनका बिहेवियर जो है वह चेंज होता रहता है। और इस चेंजिंग बिहेवियर के साथ, इस बदलते परिवेश के साथ या चेंजिंग बिहेवियर के साथ ही जो है वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अच्छे ढंग से समझा या जाना जा सकता है। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इस तरह से एनालाइज करते हैं, इस तरह से देखते हैं, इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि यह जो है राज्यों के जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, जो कारण होते हैं, जो उनके व्यवहार, जो उनके सारे रीजन्स जो उनके बिहेवियर के चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे रीजन्स जो उनके बर्ताव को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन सब का जो है वह उसमें सिस्टम थियरी में इन सबको एनालाइज किया जाता है। और यह जो व्यवस्था उपागम है यह समझने का प्रयास करता है कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं जिससे जो है लोगों के या स्टेट्स के या नेशंस के बिहेवियर चेंज होते हैं, उनकी पॉलिसी चेंज होती है। तो उनका यह मानना था कि अगर कोई भी सिचुएशन चेंज होगी तो उस चेंज सिचुएशन के आधार पे जो है वह पॉलिसीज भी चेंज होंगी, उनका बिहेवियर भी चेंज होगा। या एक सिचुएशन से अगर एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में कैसे जाना है और उस सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जाने के लिए क्या क्या चीजें उत्तरदायी हैं, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या कारक, क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इन सभी चीजों को यह एनालाइज करता है या बताता है। अगर हम इसके बात करें, इसके मेन जो है समर्थकों की, इसके एडवोकेट्स की बात करें तो पहले तो यह मानिए कि इसके जो एडवोकेट हैं, यह चूंकि बिहेवियर के बाद आया था, व्यवहारवाद के बाद आया था, इसके एडवोकेट्स में आता है जेम्स एंड रोजनाउ है, उसके बाद कैलेथ वाल्टर्स है, चार्ल्स जो है मैकलैंड है, कैनेथ होल्डिंग है, जॉर्ज लिस्का है, अनर्थ ली वंस है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस अप्रोच का, इस व्यवस्था का सबसे सही ढंग से वर्णन किया या फिर इसको जो है सही ढंग से एक्सप्लेन किया, इसको सबसे ज्यादा प्रमोट किया, तो अगर हम जब इसकी बात करते हैं तो मार्टिन कैप्लान का नाम सबसे आगे आ जाता है। क्योंकि कैप्लान के नाम से ही, चूंकि यह व्यवस्था उपागम या सिस्टम थियरी जो है वह मार्टिन कैप्लान के नाम से ही जाना जाता है और मार्टिन कैप्लान ने ही इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक पहचान दी, एक कॉन्सेप्ट दिया, एक सिद्धांत दिया और इन्हीं के द्वारा दिए जाने के करते मार्टिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैप्लान का जो है इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्योंकि कैप्लान का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को
एनालाइज करना चाहते हो, जानना चाहते हो, अगर उसे इवेलुएट करना चाहते हो, तो सबसे मेन चीज़ है कि एक इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए जो इन चीज़ों को एनालाइज करे, जो इन चीज़ों को सही ढंग से व्यवस्थित करे। लेकिन यह है कि कैपलान जो है वह अंतर इंटरनेशनल जो कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल सिस्टम है उसको जो है वह कह सकते हैं कि उसको वह राजनीतिक व्यवस्था नहीं मानता, वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं मानता, क्योंकि उनका मानना था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वह जो है पॉलिटिकल सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम के जो मेकर्स हैं या जो निर्माण करता है या जो बनाने वाले लोग हैं, उनका उनका जो रोल है वह नेशनल सिस्टम में जो नेशनल सिस्टम में उनका उनका रोल जो है वह एक लोअर की हो जाती है। वह जो है वह अगर सही ढंग से इसको देखा जाए, सही ढंग को अगर इसको जाना जाए, तो यह समझ में आता है कि जो नेशनल सिस्टम है, जो राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो राज्य स्तरीय व्यवस्था या राष्ट्रीय व्यवस्था है या जो नेशनल लेवल सिस्टम है, उसमें जो है उसकी जो भूमिका निर्वाह करने वाले जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है, या वह लोग जो इंटरनेशनल सिस्टम में पॉलिसीज बनाते हैं, उनकी जब रोल को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें यह दिखाई देगा कि उनका रोल जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल सिस्टम में जो है वो छोटा हो जाता है। किसके कंपेयर में? नेशनल सिस्टम के कंपेयर में। मतलब जो नेशनल सिस्टम में जिनका रोल बड़ा होता है उन्हीं की भूमिका उसमें होती है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए पहले हमें उसी व्यवस्था के एक सिस्टम के रूप में, इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में समझना होगा, क्योंकि जब तक हम उसे इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में नहीं समझेंगे तब तक जो है हम क्या नहीं कर सकते, तब तक हम उसको ठीक ढंग से एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक ढंग से समझ नहीं सकते, ठीक ढंग से उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। तो यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा उपागम है जो इंटरनेशनल सिचुएशन को जो है या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पे, इंटरनेशनल जो है सिस्टम के बेस पे इसको जाना या समझा जा सकता है। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में जो कार्यकर्ता होता है, जो उसमें एक्टर होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो हमेशा ही नेशनल राष्ट्रीय हित के जो मौलिक विचार होते हैं, जो राष्ट्रीय हित का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी से प्रेरित होता है। मतलब कि वह सारे काम, वो सारे एक्टिविटीज, उसके व्यवहार को अगर आप एनालाइज करते हैं, उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप उसको जानना चाहते हैं, तो आप जानिए कि उसके सारे काम, उसकी सारी एक्टिविटी, उसका पूरा बिहेवियर जो है वह नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे ही, या उसका जो फंडामेंटल थॉट है नेशनल इंटरेस्ट का, उसी के बेस पे होता है, उसी से प्रेरित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है, इनके मार्टिन कैपलान का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, इंटरनेशनल सिस्टम है जो है, वह दो प्रकार के जो दो टाइप के जो इंटरनेशनल जो एक्टर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन्हीं से पूरी तरह से चलता है, या उन्हीं का योग है, या उन्हीं का एक कह सकते हो कि एक पूरी तरह से उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये दो मेन एक्टर कौन कौन से हैं? वह दो मेन एक्टर है, एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता जिसको कहा जाता है, जिसको नेशनल एक्टर कहा जाता है। तो नेशनल एक्टर में आ जाता है जो स्टेट है, जैसे भारत है, अमेरिका है, नेपाल है, रूस है, पाकिस्तान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जितने भी कंट्रीज हैं वह नेशनल का एक्टर के रूप में उसमें जो आइडेंटिफाई होते हैं। या जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो टू टाइप्स के जो इंटरनेशनल एक्टर होते हैं, टू टाइप के जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में टू टाइप के जो इंटरनेशनल एक्टर होते हैं, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में जो टू टाइप के इंटरनेशनल एक्टर होते हैं, उनके ही इर्द गिर्द ये पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है, जो यह व्यवस्था सिस्टम चलती रहती है। पहला जो है वो नेशनल एक्टर है। नेशनल एक्टर के रूप में यह कहा जाता है कि नेशनल एक्टर अगर की हम बात करें तो इसमें जितने भी स्टेट हैं वो आ जाते हैं, और दूसरे में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आ जाते हैं। तो पहले में सारे स्टेट आ जाते हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, रूस है, जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सारे आ जाते हैं। जितने भी नेशनल एक्टर हैं उनके रूप में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब आ जाते हैं। दूसरे में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाटो है, आसियान है, यूरोपीय संघ है, इन सारे को जो है यह दूसरा एक्टर के रूप में माना जाता है। तो यह जो दो तरह के एक्टर होते हैं। कैपलान का यह मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यकर्ता है, जो इंटरनेशनल एक्टर है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अवयव है। अवयव का मतलब होता है कि वह जो है या जो उनके मेन एक्टर या मेन कार्यकर्ता के रूप में होता है, या मेन या कह लो कि माध्यम है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मेन सोर्स या माध्यम है, और इन्हीं के द्वारा, ठीक, और इनकी जो जितनी भी इनकी एक्टिविटीज होती हैं
जितने भी इनकी कार्यवाहियां होती हैं, जितने भी इनके कार्यक्रम होते हैं, वह सब इन्हीं के बीच होती है, इन्हीं के माध्यम से होते हैं, इन्हीं के द्वारा होती है। अब हम जब बात करते हैं तो मार्टिन कैपलान ने अपने व्यवस्था सिस्टम में या व्यवस्था सिद्धांत में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के 6 जो है कह सकते हैं कि 6 प्रतिमान कह लीजिए या 6 स्टेज कह लीजिए या 6 तरह का जो है वह एक सिस्टम जो है वह एज्यूम किया था या कल्पना की थी। तो मार्टिन कैपलान ने 6 टाइप के जो है वो मॉडल्स जो है वो मॉडल जो है वो एज्यूम किए थे और उनका यह कहना था कि इन मॉडल के आधार पे, इन मॉडलों के आधार पे हम इंटरनेशनल सिस्टम को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को अच्छे तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो जो पहला उन्होंने मॉडल बताया था, पहला उनका जो मॉडल था वो पहला मॉडल था, अगर हम इसकी बात करें, इसके मॉडल्स की बात करें, तो पहला इसका जो मॉडल था वह था द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। दूसरा जो था वह था लूज बाइपोलर सिस्टम। तीसरा जो था वह था टाइट बाइपोलर सिस्टम। चौथा जो था वह था यूनिवर्सल सिस्टम। पांचवा जो था वह था हायरार्किकल सिस्टम और छठा जो था वह था यूनिट वीटो सिस्टम। अब उन्होंने कहा कि यह जो 6 मॉडल है, यह 6 मॉडल के बेस पे ही हम इंटरनेशनल सिस्टम को अच्छे ढंग से एनालाइज कर सकते हैं, अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, अच्छे ढंग से इसको व्यवस्थित क्रम में समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। एक्चुअली अक्सर जो है यह आता है, जो इसका जो पहला कह सकते हैं स्टेज है या पहला जो मॉडल है वह है बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम या शक्ति संतुलन व्यवस्था या बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। अब जब बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम की बात की जाती है तो सबसे मेन चीज है कि बैलेंस ऑफ पावर होता क्या है। एक्चुअली बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यह है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पे आक्रमण न करता हो और यह जो है हर देश दूसरे देश के पावर को बैलेंस करता हो। तो अगर हम इसको डीप एनालाइज करें तो हमें दिखाई देगा कि अगर बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यह है कि बैलेंस ऑफ पावर के बारे में अगर हम जानना तो हमें यह जानना होगा कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो दूसरे की पावर को बैलेंस कर रही है या दूसरे सिचुएशन को बैलेंस कर रही है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह डायरेक्ट वार को कंडक्ट होने से रोकता है, यह डायरेक्ट वार को होने नहीं देता है। और अगर हम इसकी बात करें कि गोल्डन एरा कौन सा है, बैलेंस ऑफ पावर का जो गोल्डन एरा है, तो आप जो है इसको बता सकते हैं कि 1814 से लेकर 1914 तक, मतलब प्रथम विश्व युद्ध से पहले की जो शताब्दी है 1814 से 1814 से लेकर 1914 तक के एरा को जो है वह गोल्डन एरा ऑफ बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है, बीओटी कहा जाता है। तो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब था कि इसमें जो है ऐसी स्थिति नहीं होती, सारे कंट्रीज जो है, सारे विश्व के जितने भी देश हैं, सब एक दूसरे की पावर को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे के पावर को मेंटेन करते हैं, एक दूसरे के पावर को कंट्रोल करते हैं। वह एक ऐसा एरा था 1814 से लेकर 1914 तक का एरा, एक ऐसा एरा था जिस समय पूरा विश्व जो है वह शांतिपूर्वक था। इसमें किसी तरह का कोई वार कंडक्ट नहीं होता था। जो वार होते भी थे जो छोटी छोटी जो है वह छोटे छोटे वार या छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते थे जिनको बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता था। इसमें जो होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट वार का जो है वह कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पावर में डायरेक्ट वार जो है वो कंडक्ट नहीं होता है और अगर होने की स्थिति भी रहती है तो उसको जो है बैलेंस ऑफ पावर जो मॉडल है वह इसको कंट्रोल कर लेता है और इसमें जो है बड़ी आसानी से चीजों को समराइज किया जा सकता है, समझाया जा सकता है या संतुलन को बनाया जा सकता है। इस व्यवस्था में जो सबसे मुख्य कारक होता है, इस व्यवस्था में होता क्या है कि इसमें जो है हर कार्यकर्ता, हर एक्टर जो है वह मुख्य रूप से अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए तत्पर होता है। वह चाहता है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमताओं का विकास करें, ज्यादा से ज्यादा हम अपनी क्षमताओं का विकास करके अपनी व्यवस्था को सही ढंग से व्यवस्थित करके जो है हम शांति की स्थापना करें। दूसरा कि वह यह चाहता है कि अपनी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति जो है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए हमें आवश्यक है कि हम अपनी सुरक्षा और अपने हितों की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमता का विकास करें। लेकिन वह जो है अपनी क्षमता का विकास युद्ध की स्थिति तक न करके एक समझौते की स्थिति तक करता है। फिर जो है इस बैलेंस ऑफ पावर मॉडल की एक और खूबी यह होती है कि वह यह चाहता है कि इसमें जो है सबका विकास भी होता रहे, सबके बीच समझौते भी होते रहे और युद्ध के खतरे को जहां संभव वहां तक टाला जा सके। इस बैलेंस ऑफ पावर का जो सबसे कारगर विपंस है या फिर जो सबसे कारगर जो है हथियार के रूप में अगर जो चीजें यूज होती है वह डिप्लोमेसी है, क्योंकि डिप्लोमेसी के द्वारा जो है वह पावर को बैलेंस करने की कोशिश किया जाता है। डिप्लोमेसी के द्वारा जो है वह पावर को जो है वह एक जगह सेंट्रलाइज होने से रोका जाता है। किसी भी ऐसे एक्टर को, किसी भी ऐसे कर्ता को एक सुपर पावर के बनने की स्थिति में नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि अगर जब वो सुपर पावर की स्थिति में आ जाएगा
तो वह बाकी लोगों पे कंट्रोल करने लगेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमेशा इस बात की का ध्यान रखना होता है कि हम अपने पावर को, अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटी को हमेशा इंक्रीज करते रहें, और इस तरह से कि सामने वाले के पावर को हम खुद बैलेंस करें, हमारे पावर को सामने वाला बैलेंस करता है। तो यह जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर के लिए यह जरूरी है कि किसी ऐसे ऑटोक्रेटिक या फिर किसी ऐसे जो है डिक्टेटर को प्रमोट ना होने दो जो बैलेंस को खत्म करता हो या बैलेंस को तोड़ता हो। तो 18 और 19 जो सेंचुरी थी वह बैलेंस ऑफ पावर के लिए सबसे बेहतर थी, लेकिन 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडक्ट हुआ उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर एरा जो है वो खत्म हो जाता है, और बैलेंस ऑफ पावर एरा के बाद एक नए तरह का एरा डेवलप होता है, एक नए तरह की सिस्टम डेवलप होता है, एक नए तरह का मॉडल डेवलप होता है, जिसको जो है वह मार्टिन कैप्लान जो है वह लूज बाइपोलर सिस्टम या शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यह जो लूज बाइपोलर सिस्टम है, या लूज बाइपोलर सिस्टम जो है वह एक ऐसा सिस्टम है जो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम के बाद डेवलप होता है। पहले बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम होता है, उसके बाद जो है लूज बाइपोलर सिस्टम आता है। लूज बाइपोलर सिस्टम जो है वह बैलेंस ऑफ पावर के बाद आता है, और इस व्यवस्था में यह जो है इसको शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था होता है। इसमें मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि यह वह एरा था जब वर्ल्ड वार के बाद पूरा विश्व जो है वह दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, लेकिन वह दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद भी पूरी तरह से किसी भी ग्रुप का कंट्रोल नहीं था। यह दो ग्रुप थे, दो ग्रुपों में डिवाइड था, लेकिन यह डिवाइडेशन जो है वह सिर्फ यह कह सकते हैं कि वह दिखावे का था, या फिर यह कहा जा सकता है कि वह जो बंटवारा था यह शीत युद्ध के जस्ट बाद की स्थिति को अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो हमें दिखेगा कि शीत युद्ध के जस्ट बाद की जो स्थिति है उसके आधार पर जो है हम इस प्रतिमान या इस मॉडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें विश्व जो है वह शीत युद्ध के क्रम में या द्वितीय विश्व युद्ध के लास्ट की स्थिति को देखें तो विश्व जो है वो दो विचारधाराओं के बीच बटा हुआ था। एक तरफ जो है वह अमेरिका था और दूसरी तरफ रूस। या रूस और अमेरिका का जो बंटवारा था यह पूरी तरह से यह कहा जाए कि कंसेप्चुअल नहीं था। इसमें जो है वो गुट निरपेक्ष देश भी थे, इसमें जो है नाटो और वार्ता पैक्ट भी थे, इसमें एक यूनिवर्सल जो है वह कह सकते हैं एसोसिएशन भी था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में था। तो इसमें जो है जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से बटी तो थी, लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं थी। इसमें जो है कई सारे ग्रुप या कई सारे ध्रुव थे, या कई सारे जो है कह सकते हैं कि प्रतिमान इस प्रतिमान में, इस व्यवस्था में कई सारे सोर्सेस थे जो वर्ल्ड को जो है वह बांटे रहते थे। इसमें जो होती क्या इस व्यवस्था में इसे शिथिल ध्रुव व्यवस्था या लूज बाइपोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई एग्जैक्ट पोल हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि नहीं यह अमेरिका का खेमा है तो यह रूस का खेमा है, क्योंकि उस समय जो है इन दोनों के अतिरिक्त जो है वह एक विपक्ष का भी खेमा था, एक जो है वह यूएनओ का भी था। तो इस तरह से कई सारे गुट्स जो है वह गैर सदस्यीय गुट भी थे, दो प्रमुख गुट भी थे जैसे कैपिटलिज्म भी था और कम्युनिज्म भी था। उसके बाद जो नॉन मेंबर्स ग्रुप था वह था जो गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट जो जिसको नेम के रूप में जानते हैं। उसके बाद जो यूनिवर्सल एक्टर था वह संयुक्त राष्ट्र के रूप में था जो है। तो इस तरह यह जो वर्ल्ड था, जो विश्व था, वह जब लूज बाइपोलर सिस्टम में आता है तो लूज बाइपोलर सिस्टम में यह दो बाइपोलर मतलब कई गुटों में बटा हुआ था। कई सारे पोल्स थे, कई सारे जो है वो पावर के सोर्स थे, कई सारे जो है वह इंटरनेशनल सोर्सेस थे जहां पे जो है वह गुट बना हुआ था या विश्व जो है वो बटा हुआ था। तो यह जो व्यवस्था थी यह बैलेंस ऑफ पावर की व्यवस्था की जस्ट बाद जन्म ली थी। यह जो व्यवस्था थी यह बैलेंस ऑफ पावर के फेल होने के बाद जो वर्ल्ड वार कंडक्ट हुआ, वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद जो है यह व्यवस्था जन्म ली थी, जिसमें पूरा विश्व जो है वह दो खेमों में बटता दिखाई देता है या दो से अधिक खेमों में बटा हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था कि कोई देश किसी के साथ रह सकता है या नहीं रह सकता है। जैसे इसमें होता क्या था कि हम अब एक ग्रुप है लेकिन हम अपने ग्रुप के साथ साथ किसी अन्य ग्रुप के भी से भी बातचीत कर सकते हैं, रिलेशन रख सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि वह जो है वह कि नहीं आप जो है इसी ग्रुप के मेंबर हैं तो इसी ग्रुप में रहेंगे। अगर आप कैपिटलिस्ट हैं तो कैपिटलिस्ट खेमे में ही रहेंगे, आपका कम्युनिस्ट कंट्री से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इस तरह का कोई स्पष्ट या क्लियर जो है डिवाइडेशन नहीं था। इसमें जो है कह सकते हैं कि मल्टीपोलर की तरह काम था कि अगर अमेरिका है, अमेरिका जो है वह कैपिटलिस्ट का एडवोकेट था या कैपिटलिस्ट कंट्रीज का जो है वो प्रमोटर था, तो रूस जो है वो कम्युनिज्म था और कम्युनिज्म कंट्री का प्रमोटर था।
दोनों का आपस में नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन इसके जो मेंबर थे, इनके जो सदस्य थे, उनके लिए किसी तरह का कोई जो है वह ऐसा ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं था, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था कि उनको जो है किसी अन्य देशों से अपने रिलेशन नहीं बनाने, अपने अन्य देशों से जो है कोऑपरेशन या किसी तरह का ट्रेड या अन्य तरह के जो है वह रिलेशन डेवलप नहीं करने हैं, क्योंकि वह जो है यह सिस्टम यह बताता है कि इसमें जो है लूज बाइपोलर है, इसमें जो है दो या दो से अधिक या एक से अधिक जो है पोलर है, और उनकी अपना सबका अपना अलग अलग जो है वह इंपॉर्टेंस है, सब अपने अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और सब अपने अपने अलग अलग तरीके से इस व्यवस्था को कर रहे हैं। इस व्यवस्था में क्या है, इस व्यवस्था में तो सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इस सिस्टम में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट थे, कॉन्फ्लिक्ट जो था उन कॉन्फ्लिक्टों के करते यह व्यवस्था जो चेंज हुई, जब परिवर्तित हुई, तो यह जो है टाइट बाइपोलर सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। अब टाइट बाइपोलर सिस्टम का मतलब क्या था कि पूरा विश्व जो है वह अब स्पष्ट और क्लियर जो है डिवाइडेशन के रूप में हो गया, कि यह चीजें डिवाइड हो गई और स्पष्ट दिखाई देने। इस व्यवस्था की स्थिति ऐसी होती है कि इसमें जो है जो यूनिवर्सल एक्टर है, जो यूनिवर्सल एक्टर या यूएनओ है, या फिर जो नॉन मेंबर्स, या कह सकते हो कि जो नॉन मेंबर्स जो एक्टर है, कार्यकर्ता है, जिसे न्याय गुटनिरपेक्ष के रूप में जिसको जाना जाता है, इन दोनों की भूमिका जो है वो जीरो हो जाती है और पूरा वर्ल्ड जो है दो मेन एक्टरों में डिवाइड हो जाता है, दो मेन गुट में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ एक गुट जो कैपिटलिस्ट था, उसको जो है उसका जो लीडर था वो अमेरिका था, और दूसरा जो ग्रुप था, जो दूसरा ग्रुप, उसका लीडर जो है वो रूस था। एक तरफ जहां वो कम्युनिज्म की बात करता है अमेरिका, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म की बात करता है। और आप जानिए यह जो वह सिचुएशन थी, जो कोल्ड वार की सिचुएशन थी, यह कोल्ड वार पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल वार था, एक वैचारिक युद्ध था, और अमेरिका चाहता था कि मैक्सिमम देश हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करें, हम हमारे में खामे में आ जाए, हमारे ग्रुप में आ जाए, और दूसरा जो रूस है, रूस चाहता था कि मैक्सिमम देश हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करें और हमारे ग्रुप को के मेंबर बने। तो इन दोनों के बीच जो है एक स्पष्ट और क्लियर जो है डिवाइडेशन दिखाई देता है, एक स्पष्ट और क्लियर जो है वर्ल्ड जो है दो पार्ट में डिवाइड दिखाई देता है। और यह जो द्विध्रुवीय व्यवस्था है या फिर यह जो टाइट बाइपोलर सिस्टम है, इसमें एक चीज यह ध्यान रखनी होगी कि अगर मेन एक्टर, जो मेन दो एक्टर है रूस या अमेरिका, या कोई भी जो दो मेन एक्टर है, अगर वह एक्टर अगर थोड़े से भी कमजोर दिखाई देते हैं, थोड़े से भी लूज होते हैं, तो यह जो सिस्टम है, जो टाइट बाइपोलर सिस्टम है, यह कन्वर्ट हो जाएगा लूज बाइपोलर सिस्टम में। तो इसलिए इस व्यवस्था में यह दोनों गुट ही मेन एक्टर होते हैं, मेन कार्यकर्ता, यह जो कार्यकर्ता है वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही सर्वोच्च होते हैं, और यह पूरा सिस्टम इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है, यह पूरा सिस्टम जो है इन्हीं पे केंद्रित दिखाई देता है, यह पूरा सिस्टम इन्हीं के इर्द गिर्द आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि यह जो टाइट बाइपोलर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड को दो स्पष्ट भागों में बांट देता है, और इनकी भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यह जो है या एक पक्ष से दूसरे पक्ष का, दूसरे पक्ष से तीसरे पक्ष की बात ही नहीं करते, सिर्फ दो पक्ष की बात करते हैं। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ रूस रहता है। फिर जब यह व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था जब अपने कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व में आती है, तो यह जो है यह अपने गुटों को संगठित करने का प्रयास करती है, अपने गुटों को बनाने का प्रयास करती है। और रूस जहां मैक्सिमम मेंबर को चाहता था कि रूस जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को का फॉलोअर था, या जो क्या नाम है कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, तो यह रूस जो है वह चाहता था कि मैक्सिमम कंट्रीज जो है कम्युनिज्म को सपोर्ट करे, और दूसरा जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला या कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी का जो एडवोकेट था अमेरिका, वह चाहता है कि मैक्सिमम देश जो है कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करे। तो यह दोनों देश जो है, दोनों जो एक्टर थे, जो दोनों मेन एक्टर हैं, जो टाइट बाइपोलर सिस्टम के दोनों जो मेन एक्टर हैं, वह दोनों अपने अपने ग्रुप को बड़ा बनाने में, अपने अपने ग्रुप की कैपेसिटी को बढ़ाने में, अपने अपने ग्रुप की क्षमता को बढ़ाने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं, और हमेशा यह प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम जो है मेंबर इनके ग्रुप में शामिल हो जाए और मैक्सिमम मेंबर इनके ग्रुप में शामिल हो जाए, क्योंकि यह एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। और विश्व जो है वह दो स्पष्ट पार्ट में या दो स्पष्ट भाग में डिवाइड हो जाता है, और इसके परमानेंट होने की गारंटी भी इसी में है कि जब दोनों कार्यकर्ता जो है वो गोपनीय ढंग से संगठित हो। गोपनीय ढंग से संगठित का मतलब यह है कि यह दोनों जो है अगर संगठित नहीं है, अगर दोनों जो है वो स्टेबल नहीं है,
दोनों अगर अगर दोनों जो है अगर पूरी तत्परता के साथ लगे नहीं है, तो यह मान के चलिए कि यह जो व्यवस्था है वह व्यवस्था कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, तो यह व्यवस्था कन्वर्ट हो जाएगी लूज बाइपोलर सिस्टम में। अतः इसके जो दो मेन एक्टर हैं, इन दोनों को पूरी तत्परता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने इस व्यवस्था को बनाए रखना होगा। फिर जो मार्टिन कैपलान के अनुसार जब इस व्यवस्था के बाद की जो चौथी व्यवस्था डेवलप होती है, उसको वो यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल सिस्टम के रूप में जानते हैं कि यह जो यूनिवर्सल सिस्टम है, यह एक इसकी चौथा स्टेज या चौथी जो है व्यवस्था है, जो यह व्यवस्थित करती है, बताने का प्रयास करती है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतरराष्ट्रीय सिचुएशन में जो है अब वह जो टाइट बाइपोलर सिस्टम है, टाइट बाइपोलर सिस्टम के बाद टाइट बाइपोलर सिस्टम में कोई भी एक भी अगर एक्टर अगर वो थोड़ा सा भी लूज होता है, एक भी एक्टर अगर थोड़ा सा भी लूज होने का प्रयास कर लेता है या लूज हो जाता है, तो वह जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है कहाँ पे, वह चली जाती है यूनिवर्सल सिस्टम में। अब यूनिवर्सल सिस्टम का मतलब यह है कि इसमें जो है जो यूनिवर्सल एक्टर है, यूनिवर्सल एक्टर मतलब यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र जिसको बोला जाता है, यूएनओ जो है वह एक इंपॉर्टेंट भूमिका में आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल में आ जाता है, और यह इतना कैपेबल हो जाता है, इतना क्षमतावान हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि यह पूरे विश्व को अपने अंडर में ले लेता है। और इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, जैसे राष्ट्रीय कार्यकर्ता मतलब भारत, अमेरिका, रूस, जापान, जितने भी नेशनल एक्टर हैं या जितने भी कंट्रीज हैं, वह जो है उनके बीच होने वाले युद्धों को यह रोक सकता है। यह इतना कैपेबल हो जाता है यूनिवर्सल सिस्टम में, जो कहा जा सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वह इनके एक्टर के बीच होने वाले युद्ध को आसान, कोई भी राष्ट्र बिना उसकी इच्छा के कोई निर्णय नहीं ले सकता या फिर कुछ भी कर नहीं सकता। वह जो है सबसे पावरफुल, या कह सकते हो कि वह इतना पावरफुल या इतना ताकतवर होता है कि पूरे विश्व को आच्छादित कर लेता है, पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और जितने भी राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग जो है वह इसकी छत्र छाया में, इसके डायरेक्शन में, इसके निर्देशन में करते हैं। तो यह जो कैपेबिलिटी है, यह जो क्षमता है, वह यह जो यूनिवर्सल एक्टर है इसके अंदर आ जाते हैं, और इस व्यवस्था को मार्टिन कैपलान जो यूनिवर्सल सिस्टम के रूप में बताते हैं। और वह मानते हैं कि यूएनओ जो है वह इतना कैपेबल हो जाएगा कि वह पूरे व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, और जितने भी नेशनल एक्टर हैं या फिर वह एक्टर जो दूसरे तरह के जो एक्टर हैं, जैसे नाटो, नेटो, सेंटो, या फिर बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान से लेके सारे, वह सब जो है वह इस इंटरनेशनल जो सिस्टम है, यूनिवर्सल सिस्टम है या यूनिवर्सल जो एक्टर है, इसके निर्देशन में, इसके गाइडेंस में, इसके जो है छत्र छाया में अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो यह जो व्यवस्था है, कैपलान का मानना है कि यह जो तीन व्यवस्थाएं हैं, जो पिछली तीन व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम या फिर लूज बाइपोलर सिस्टम या टाइट बाइपोलर सिस्टम, यह जो तीन व्यवस्थाएं हैं, इन तीनों व्यवस्थाओं में कैपलान का यह मानना है कि इन तीनों व्यवस्थाओं में जो है वह इन तीनों व्यवस्थाओं का क्रम जो है वह बीत चुका है। वो इनका जो इमेजिनेशन था, मैंने आपको शुरू में बताया कि कैपलान ने जो है वह 6 तरह के कह सकते हैं कि मॉडल एज्यूम किए, उन 6 में से 3 जो है वो बीत चुके हैं और 3 जो है वो आ रहे हैं, आने हैं, मतलब ऑन फ्यूचर वो आ सकते हैं। तो यह जो व्यवस्था है, यह जो इनका यूनिवर्सल कह सकते हैं कि यूनिवर्सल जो सिस्टम है, वह यूनिवर्सल सिस्टम जो है वो पूरी तरह से यूएनओ के बेस पे है। अंतरराष्ट्रीय जो कहा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय संघ जो है उसके बेस पे है, और यह पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखती है। पूरे जो है यूनिवर्सल जो कार्यकर्ता के रूप में जो यूएनओ है वो पूरे विश्व व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखता है, और उसी के निर्देशन, उसी के गाइडेंस में जो है सारी व्यवस्था चलती है, और यह व्यवस्था को कंट्रोल करता है। इसमें जो है जितने भी एक्टर, जितने भी नेशनल एक्टर है, वो अपने पावर का यूज जो है वो इसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। जब भी करेंगे इसके डायरेक्शन में करेंगे, जब भी करेंगे विश्व शांति के लिए करेंगे, जब भी करेंगे तो वह अपने हितों की पूर्ति के लिए करेंगे, लेकिन बिना इसके परमिशन के, बिना यूनिवर्सल सिस्टम के गाइडेंस के, बिना जो है जो यूनिवर्सल एक्टर है
उसके निर्देशन के बिना, उसके गाइडेंस के बिना, उसके कंसेंट के बिना कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकते। उनको जो भी करना होगा वह यूनिवर्सल एक्टर के गाइडेंस पे ही करना होगा, उसके निर्देशन में ही करना होगा, उसके बताने पे ही करना होगा। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है या यूनिवर्सल सिस्टम है, यूनिवर्सल सिस्टम जो है वह एक रिज्यूम है मार्टिन कैप्लान का, जो उनका चौथा मॉडल था। और इसमें वो हम बताने का प्रयास करते थे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिवर्सल जो एक्टर है जिसको यूएनओ कहते हैं वो, तो वह इतना कैपेबल हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड को हैंडल करता है, पूरे जितने भी नेशनल एक्टर है उनको कंट्रोल करता है, उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और सारी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो अगला उन्होंने मॉडल बताया था, इन्होंने जो अगला मॉडल जो उन्होंने डेवलप किया था उसका नाम था हायरार्कियल जो है इंटरनेशनल सिस्टम। तो हायरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब था कि विश्व जो है वह विश्व हायरार्कियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें मार्टिन कैप्लान ने जो एज्यूम किया था, उनका मानना था कि यह व्यवस्था जो यूनिवर्सल सिस्टम के बाद जो नई व्यवस्था डेवलप होगी, जो नई व्यवस्था विकसित होगी, वह जो है वह हायरार्कियल सिस्टम होगा। हायरार्कियल सिस्टम का मतलब होता है कि एक जो है यूनिवर्सल एक्टर जो है वह पूरे विश्व को अपने में समेट लेगा या पूरे विश्व को एक जगह अपने में केंद्रित कर लेगा, या फिर एक जगह जो है वह पूरे व्यवस्था को एक जगह से संचालित करेगा। इस व्यवस्था में पूरा एक राज्य, एक जो है एक कार्यकर्ता या एक जो है एक्टर जो है वो पूरी तरह से यूनिवर्सल एक्टर के रूप में अपने आप को स्टेबल कर लेता है और पूरे विश्व को एक छत्र में, एक छाया में, एक में समेट लेता है और सिर्फ एक ही राष्ट्र बाहर रह जाता है। यह या तो डेमोक्रेटिक मेथड से भी हो सकता है या फिर यह ऑटोक्रेटिक मेथड से भी होता है। अगर डेमोक्रेटिक मेथड से आता है तो यह जो है या ऐसा है या निगेटिव सेंस में नहीं आता, लेकिन जब वह डिक्टेटर मेथड से आता है तो यह जो है निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि यह जो है पूरे विश्व को कंट्रोल करता है और इतना कैपेबल हो जाता है कि पूरा विश्व जो है वह उसको अपना सर्वोच्च मान ले और पूरे विश्व को जो है वह अपने अंदर आच्छादित कर ले या जो है अपने अंदर उसको समाहित कर ले और पूरे विश्व का की जो बागडोर है वो उसके पास आ जाए। तो यह जो अगर हम देखें तो इस तरह की जो व्यवस्था है, यह जो कह सकते हो हायरार्कियल सिस्टम है। इस हायरार्कियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इस हायरार्कियल सिस्टम में हम एक चीज देखते हैं कि इसमें एक स्टेट इतना कैपेबल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को जो है गवर्न करने लगता है और वह जो है अपने हिसाब से फिर हायरार्की डिसाइड करता है। और इस तरह की व्यवस्था में यह कहा जाए तो एक एकीकरण पाया जाता है और यह जो एकीकरण है यह इस एकीकरण के कारण इसमें जो है वह स्थायित्व तो ज्यादा पाया जाता है इस व्यवस्था में। लेकिन इस व्यवस्था का सबसे जो निगेटिव पॉइंट है कि अगर यह डेमोक्रेटिक मेथड से यह अगर बनता है या क्रिएट होता है तब तो यह बेनिफिशियल है, लेकिन जब यह निगेटिव सेंस में क्रिएट होता है, जब यह निगेटिविटी के साथ होता है या फिर यह कह लो कि जब यह ऑटोक्रेटिक मेथड से व्यवस्थित होगा या संचालित होगा तो उस स्थिति में ऐसी कंडीशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो मार्टिन कैप्लान का जो पांचवा जो सिस्टम है वो हायरार्कियल सिस्टम है। हायरार्कियल सिस्टम में कैप्लान यह बताने का प्रयास करते हैं कि यह इसमें इस व्यवस्था का उदय तब होता है जब एक जो है यूनिवर्सल एक्टर पूरे विश्व को अपने अंडर में ले ले, अपने में समेट ले, या फिर जो है वो केवल एक राष्ट्र बाहर रहता है। तो इस तरह की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम जब इस तरह की सिचुएशन को एज्यूम करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि यह सिचुएशन तभी हो सकता है जब कोई ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र हो जो पूरे विश्व को क्या करे, एक साथ एक साए में पिरो ले, एक माले में गूंथ ले, पिरो ले। या तो यह पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरा, या तो वह जो है वह अगर डेमोक्रेटिक मेथड से चाहे तो डेमोक्रेटिक मेथड से सबको जो है वह अपने आप को सबको समाहित कर ले और अपने को एक सर्वोच्च और एक संपूर्ण शक्तिशाली के रूप में स्थापित कर ले। तो यह जो मार्टिन कैप्लान का जो यह कॉन्सेप्ट है, मार्टिन कैप्लान का जो यह सोपनीय जो हायरार्कियल कॉन्सेप्ट है, वह विश्व व्यवस्था की एकीकरण की बात करता है, पूरे विश्व को यूनाइट होने की बात करता है। वह जो एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड की बात करता है और यह मानता है कि यह इंटीग्रेटेड वर्ल्ड ही की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है
जो सबसे बड़ी इसकी क्षमता है वह यह है कि पूरा वर्ल्ड जो है वह परमानेंट हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, और इस तरह के सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति सबसे कम होगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, विवाद कम होगा, कंपटीशन कम होगा, तो जो सिचुएशन है वह हैंडल करने योग्य हो जाएगी, सिचुएशन जो है वो आसानी से हैंडल हो सकेगी। और यह स्थिति इस कारण से होगी क्योंकि जो हमारा जो यूनिवर्सल एक्टर है वह सबको अपने कंट्रोल में रखेगा, सबको वह अपने हिसाब से काम देगा और सबसे वह अपने हिसाब से काम कराएगा। अगर हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला मॉडल जो मार्टिन कैपलान ने एज्यूम किया था वह था यूनिट वीटो सिस्टम। उनका मानना था कि यूनिट वीटो जब हायरार्कियल जो मॉडल है, जब हायरार्कियल मॉडल से जब सिस्टम चेंज होगा, जब व्यवस्था चेंज होगी, जब सिचुएशन चेंज होगा, तो जब नया मॉडल जनरेट होगा या नया मॉडल जो जन्म लेगा उसका नाम इकाई वीटो सिस्टम है, यूनिट वीटो सिस्टम है। तो इसमें इकाई वीटो व्यवस्था या यूनिट वीटो सिस्टम में जो है वह यह मार्टिन कैपलान की जो एज्यूम की गई यूनिट्स थी या एज्यूम की गए जो मॉडल थे उसमें से यह सबसे लास्ट मॉडल है, और उन्होंने इसे इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था के नाम से भी बुलाया है। इसमें होता क्या है कि इसमें ऐसे जो है वह हथियारों का अस्तित्व आ जाता है, ऐसे शस्त्र का ऐसे विपल्स आ जाते हैं, या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि ऐसे ऐसे हथियार डेवलप हो जाते हैं जिसमें राष्ट्र जो है वह स्वयं को तो खत्म कर ही सकता है, अपने साथ साथ दूसरे राष्ट्रों को भी खत्म करने की क्षमता वह डेवलप कर लिया रहता है। इस व्यवस्था में यह कोई भी अस्थायी नहीं कर सकता कि इसमें सारे राष्ट्र जो है वो लगभग कैपेबल हो जाते हैं। इसमें ऐसी स्थिति बन जाती है, इसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हर नेशन, हर राष्ट्र जो है वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वह समझता है कि उसके पास वीटो पावर है, और वह जो है वह अपनी शक्ति को स्वयं जो है वह यूज कर सकता है, और उसके पास जो निर्णय है, उसका जो डिसीजन है, उसकी जो शक्ति है वही सर्वोच्च है, और वह अपने आप को एक अंतिम जो है अपने को स्वयं के निर्णय को अंतिम निर्णय मान के वो बिहेव करता है। और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हर नेशनल एक्टर, हर एक्टर के बारे में एज्यूम किया जाने लगता है कि हर एक्टर जो है वह एक वीटो पावर से लेस एक्टर के रूप में काम करने लगता है। इस व्यवस्था में सार्वभौमिक कार्यकर्ता जो है वह का जो डिसीजन होता है वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हर कंट्री इतनी कैपेबल हो जाती है, हर एक्टर इतना कैपेबल हो जाता है, हर एक्टर इतना पावरफुल हो जाता है कि वह चाहे तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने शक्ति के हिसाब से वो सारे निर्णय ले सकता है, और उस पर अंकुश लगाने वाले, उसको बैरिकेड करने वाले, उसको लिमिटेड करने वाला कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी पावर नहीं होता है। और वह जो है वह एक वीटो पावर युक्त देश के रूप में, एक जो है कहा जा सकता है कि वीटो पावर जो यूज करने वाले कंट्रीज है उसकी तरह वो बिहेव करने लगता है, और इसमें यूनिवर्सल जो एक्टर होता है इसका रोल 0 हो जाता है। और अगर हम इस व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था के करते जो है वह अशांति की स्थिति हो जाती है, अनार्की की स्थिति हो जाती है, और सभी राष्ट्र जो है वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की स्थिति में हो जाते हैं, क्योंकि सब इतने शक्तिशाली होते हैं, सब इतने कैपेबल। कैपलान का कहना था कि यह जो व्यवस्था है वह किसी भी सिस्टम के बाद यह डेवलप हो सकती है, किसी भी सिस्टम के बाद आ सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी एक्टर हैं, वह सब इसके लिए तत्पर रहें कि यह जो है कि जब ऐसी अशांति या समस्या उत्पन्न हो, जब ऐसी अनार्की की सिचुएशन उत्पन्न हो, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सब जो है सामूहिक रूप से उस राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हो जाए और उस राष्ट्र को जो है पनिशमेंट दे, या उस राष्ट्र को पनिश करे जिन्होंने इस ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है। तो इस तरह से यह जो इकाई वीटो सिस्टम है, यह जो यूनिवर्सल जो है यूनिट वीटो सिस्टम है, यह जो है वह इस तरह के सिचुएशन को एज्यूम करता है, इस तरह के सिचुएशन को पैदा करता है कि जिसमें हर जो नेशन है, हर कंट्री जो है वह इतनी कैपेबल हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि वह अपने निर्णय को अंतिम निर्णय के रूप में समझने लगती है, वह अपने निर्णय को सर्वोच्च समझने लगती है, और किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति में वो हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तत्पर हो जाती है। और उसका जो बिहेवियर होता है वो वीटो पावर वाले देश की तरह हो जाता है कि उसको लगता है कि हमारे पास भी वीटो है, और वह वीटो हमारी अंतिम पावर या अंतिम शक्ति है जिसको हम यूज करके इंटरनेशनल सिचुएशन को एट इजिप्ट रोक सकते हैं। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो आइडिया है, इस आइडिया को मार्टिन कैपलान ने दिया था, और उसका जो 6
मॉडल है, सिक्स मॉडल जो है जिसको आपने अभी देखा पढ़ा, तो वह सिक्स मॉडल की जब वो बात करता है तो इसका जो अंतिम यूनिट बीटो मॉडल है वह यूनिट बीटो के माध्यम से या यूनिट बीटो मॉडल के माध्यम से वो यह बताना चाहता है कि अगर सारे राष्ट्र चाहें तो किसी ऐसे एक्टर को जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई गड़बड़ी पैदा कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, उसको सामूहिक रूप से मिलकर चाहे तो उसको पनिश कर सकते हैं या उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्टिन कैपलान ने पूरे सिस्टम को, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को जो है वह 6 प्रतिमानों में, बाद में फिर उन्होंने 4 प्रतिमान दिए और टोटल उन्होंने 10 मॉडल जो है वो प्रेजेंट किए थे, 10 मॉडल प्रस्तुत किए थे। जो 4 मॉडल थे वो था अति शिथिल ध्रुव व्यवस्था, तनाव शैथिल्य व्यवस्था, अस्थायी गुट व्यवस्था और जो है अपूर्ण आणविक वित्तीय व्यवस्था या फिर विस्तार व्यवस्था, जो भी कह लीजिए। तो इस तरह से जब हम उनके इस मॉडल को एनालाइज करते हैं, जब इस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने इन 6 तरह के मॉडलों को एज्यूम किया था और उस आधार पे उन्होंने विश्व व्यवस्था को बताने की कोशिश की थी, इंटरनेशनल सिस्टम को डिफाइन करने का एक कोशिश की थी। अगर हम इनके व्यवस्था सिद्धांत के, अगर इनके सिस्टम थ्योरी को एनालाइज करते हैं तो हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जो इनकी आलोचना भी करते हैं और इनकी जो है कई सारे कारणों से इनकी आलोचना की गई है। जैसे पहला कारण था कि कैपलान ने जितने भी मॉडल डेवलप किए, वह सारे मॉडल जो डेवलप किए था वो उन्होंने अपनी इच्छा से किया था, स्वेच्छा से किया था। इसका कोई लीगल जो है उनके पास तर्क नहीं था, इसका कोई लीगल रीजन नहीं था। उन्होंने अपनी इच्छा से चाहा, जैसे चाहा वैसे इसको जो है वो मॉडलों को क्या कर दिया, मॉडलों को जो है वो अपने आप से डिफाइन कर दिया या मॉडलों को एज्यूम कर दिया और उस एज्यूम किए गए मॉडल के आधार पर उन्होंने विश्व की व्यवस्था की कल्पना कर दी, विश्व व्यवस्था का वर्णन कर दिया। उसके बाद जो है उन्होंने इसको सिस्टमैटिक ढंग से भी डेवलप करने का प्रयास नहीं किया। जैसे दूसरा उन पे एलिगेशन जो आरोप लगता है वो यह लगता है कि उन्होंने इसको सिस्टमैटिक ढंग से डेवलप नहीं किया और बिना सिस्टमैटिक ढंग से डेवलप किए ही उन्होंने इसको एक के बाद एक कॉन्सेप्ट जो है देते चले गए। जैसे वो उसके बाद माना जाता है, जैसे मार्टिन कैपलान का जिस एग्जाम्पल के तौर पे जाना जा सकता है कि कैपलान का जो डिवाइडेशन था वह यह था कि जब द्विध्रुवीय व्यवस्था है तो पहले शिथिल आएगी, पहले लूज आएगा, बाद में टाइट आएगा, कि पहले टाइट आएगा बाद में लूज आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जैसे अगर हम देखें, इन्होंने कहा कि उन्होंने जब एज्यूम किया तो पहले उन्होंने लूज बाइपोलर सिस्टम को एज्यूम किया, बाद में टाइट बाइपोलर सिस्टम को एज्यूम किया। जबकि हमको देखने को मिला कि कोल्ड वार के बाद जो है वो पहले टाइट बाइपोलर सिस्टम है, बाद में लूज 1991 के बाद जब शीत युद्ध खत्म हो गया उसके बाद लूज बाइपोलर सिस्टम में वर्ल्ड जो है वो कन्वर्ट हो गया, विश्व कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जब उन्होंने अपने मॉडल्स को डिफाइन किया या मॉडल्स अपने जो उन्होंने मॉडल बनाए थे उन मॉडलों को जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उसको उन्होंने सिस्टमैटिक एक स्वरूप नहीं दिया, सिस्टमैटिक एक ढंग नहीं दिया। और हम देखते हैं कि उनका जो वर्णन था, उनका जो अपने प्रतिमानों का, अपने मॉडलों को डिफाइन करने का जो कॉन्सेप्ट था वह भी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं था। और यह एज्यूम करना मुश्किल हो जाता है कि एक व्यवस्था के बाद क्या, उनकी एक व्यवस्था के बाद जो उन्होंने एज्यूम किया है वह दूसरी व्यवस्था डेवलप होगी क्या, अभी तक यूनिवर्सल जो है सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि अभी हमें बहुत सालों तक इंतजार करना होगा कि एक यूनिवर्सल सिस्टम आएगा, फिर उसके बाद जो है वह हायरार्किकल सिस्टम आएगा, फिर यूनिट बीटो सिस्टम आएगा। तो यह जो उनके जो स्कॉलर उनकी आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो इन आधारों पे करते हैं कि उन्होंने अपने इस सिस्टम थियरी को एक व्यवस्थित कॉन्सेप्ट के रूप में स्थापित नहीं किया या फिर व्यवस्थित रूप नहीं दे पाए और जिस तरह से उन्होंने एज्यूम किया था उस तरह से इनको व्यवस्थित नहीं कर पाए। ठीक, उसके बाद उनके जो मॉडल की जो आलोचना की जाती है वह यह है कि उन्होंने राजनीति को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है वह एक्टर्स के बिहेवियर के बेस पे निर्धारित करने का प्रयास किया। कि उन्होंने एक्टर के बिहेवियर के बेस पे जो है वह किसी भी एक्टर के बिहेवियर के बेस पे अपने मॉडल को डिफाइन करने का क्या किया, प्रयास किया। लेकिन यह जो है वह जरूरी नहीं है कि अगर वह एक्टर है, अगर सिचुएशन कोई ऐसी है जिसमें वह एक्टर ऐसे बिहेव कर रहा है, अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं से, अपने सिस्टम से कुछ ना कुछ उस वह प्रभावित है। तो जैसे मार्टिन कैपलान ने बिहेवियर को इंपॉर्टेंस दिया लेकिन राष्ट्रीय हित को नहीं माना, अगर राष्ट्रीय हित को माना भी तो राष्ट्रीय हित को उन्होंने व्याख्यायित नहीं किया, तो यह कैपलान के ऊपर आरोप है। खैर, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा।
मार्टिन कैपलान का व्यवस्था सिद्धांत। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।